नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ये संजीव हंस है कौन, जिस पर ईडी की छापेमारी चल रही है। संजीव हंस बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारियों में एक रहे हैं, सरकार के काफी करीब रहे हैं। सिर्फ नीतीश सरकार से ही नहीं, भारत सरकार के भी जब रामविलास पासवान संचार जब भी मंत्री थे, खाद्य आपूर्ति जब भी मंत्री रहे, तो संजीव हंस उनका ओएसडी रहे हैं। बेगूसराय का वो डीएम भी रह चुके हैं, कई जिलों के वो डीएम रह चुके हैं बेगूसराय के सहित। इसके अलावा सचिवालय में भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इन्होंने निभाई है। भारत सरकार में भी कई महत्वपूर्ण विभाग को संजीव हंस ने देखा है। और हाल में जब बिहार सरकार में जब इनकी वापसी हुई, तो ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के साथ साथ इनको विद्युत जो है ना, नॉर्थ और साउथ जो है उसके सीएमडी इनको बनाया गया। मतलब विद्युत कंपनी का ये सीएमडी है, बड़े महत्वपूर्ण पदों पर ये विराजमान है। और इन पर जो चार्जेज है, जो खबरें आ रही हैं, देखिए ये आईएएस अधिकारी सुर्खियों में कब आए। पदाधिकारी के रूप में तो जो इनकी चर्चा थी वो चर्चा हो ही रही थी। यूपी की एक लॉयर लड़की, वकील लड़की है, जिन्होंने इन पर रेप का चार्ज लगाया था और कहा था कि गुलाब यादव के साथ मिलकर इन्होंने मेरे साथ रेप किया है। यह भरोसा दिलाकर कि राज्य महिला आयोग का हम आपको अध्यक्ष बना देंगे, मेंबर बना देंगे। इसको लेकर हमें पूना के होटल में इन्होंने रखा, मुंबई के होटल में रखा, दिल्ली के होटल में रखा। इस होटल में रखने को लेकर कई एविडेंस भी पुलिस ने कलेक्ट किया था। लेकिन संजीव हंस की बड़ी ताकतवर चीज है, आप समझ ही सकते हैं कि सत्ता के दोनों शीर्ष नेतृत्व से इनका बेहतर रिश्ता रहा था, इसलिए कुछ इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन गुलाब यादव पर जिस तरीके से ईडी का ऑपरेशन हुआ है, उसी के जद में संजीव हंस आ चुका है। उस मामले से एक बात समझ लीजिए, बार बार कई मीडिया हाउस ये खबर चला रहे हैं कि महिला वाला जो मामला है, उस मामले की वजह से ये उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, पैसे के गलत तरीके से इस्तेमाल का मामला है। और इसमें जो खबर आ रही है कि बिहार के कई और आईएएस अधिकारी कि यहाँ किसी भी समय ईडी दस्तक दे सकता है, क्योंकि निवेश की बात जहां तक है गुलाब यादव के बिजनेस में, उसमें बिहार के कई आईएएस अधिकारी उसके बेहतर संबंध है गुलाब यादव से। उन सब संबंधों का भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो स्टेप बाय स्टेप ईडी आगे बढ़ेगा। मतलब कसने की जो तैयारी है, वो तैयारी स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अब देखना यह है कि इस छापेमारी के बाद जो आईएएस लॉबी है, जो नीतीश कुमार के काफी करीब माने जाते हैं, उस लॉबी की क्या प्रतिक्रिया होती है, वो किस तरीके से नीतीश पर दबाव बनाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आईएएस तो नीतीश के दुलारे हैं ही, और संजीव हंस उन दुलारों में एक दुलारे हैं जिनको आते ही इतनी महत्वपूर्ण पोस्टिंग मिली। फिर भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको ये डर अब लगने लगा है कि अब ईडी के रडार में कहीं मैं भी ना आ जाऊं। और उनकी संपत्ति अकुत संपत्ति है, ये सबको पता है। जितनी कमाई नीतीश कुमार के शासनकाल में सबसे ज्यादा कमाई वाले जो अधिकारी हैं, उनका गुलाब यादव से बहुत बेहतर रिश्ता रहा है। ये भी चीजें हैं। लेकिन देखना यह होगा कि ईडी किस तरीके से कार्रवाई करती है, या फिर सरकार बिहार को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्रवाई अगर आगे बढ़ी ना, तो पूरी नीतीश सरकार की ब्यूरोक्रेसी हिल जाएगी। क्योंकि तमाम उनके चहेते अधिकारी जद में आ सकते हैं। ये साफ आज के रेड से समझ में आने लगा है। मतलब ये बात अब साबित हो गया है कि ये रेड कहीं न कहीं नीतीश की तो घेराबंदी नहीं हो सकती, लेकिन उनके साथ काम करने वाले जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, वर्तमान और पूर्व, वो लपेटे में जरूर आ सकते हैं। क्योंकि याद होगा कि जिस समय में गठबंधन टूटा था आरजेडी के साथ, उस वक्त भी एक पूर्व अधिकारी के बेटे को लेकर ईडी ने एक नोटिस जारी किया था। उसके बाद खलबली मच गई थी। देखिए आगे आगे होता है क्या, ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई है, मतलब बिहार में खेला हो गए, और किस स्तर पर खेला होगा ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखने वाली बात होगी इस रेड के बाद नीतीश कुमार जिस अंदाज में बिहार में शासन चला रहे हैं, वो अंदाज बना रहता है या फिर नीतीश कुमार बैकफुट पर आ जाते हैं। क्योंकि हाल के दिनों में जो चीजें देखने को मिली है, उससे तो साफ दिखने लगा था कि नीतीश कुमार
किसी भी तरीके के समझौते के मूड में नहीं है। भले वो कह रहे हो कि हम बिना शर्त सरकार का समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जिन आधारों पर ये राजनीति कर रहे हैं ना, चिराग का बोलना, जीतन राम मांझी की पार्टी को बोलना, उपेंद्र कुशवाहा का बोलना, ये सारी चीजें जिस तरीके से बिहार में डेवलप होने लगा था, हनुमान भी जो है सो नीतीश के साथ करीब होते हुए दिखने लगे थे। तो ये ऑपरेशन कहीं ना कहीं उस दृष्टिकोण से भी लोग देख रहे हैं, इस ऑपरेशन को उस दृष्टिकोण से भी देख रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस छापेमारी के बाद बिहार के शासन व्यवस्था में कोई बदलाव आता है या फिर नीतीश कुमार और अरियल रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर नीतीश कुमार की घेराबंदी बहुत मुश्किल है। सीधे तौर पे घेराबंदी बहुत मुश्किल। हाँ, उनके आजू बाजू के जितने लोग हैं उन लोगों में अधिकांश लोगों को अगर ईडी चाहे तो पर्याप्त सबूत के साथ गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन नीतीश पर सीधा हाथ डालने में अभी सीधे तौर पर थोड़ी परेशानी जरूर है। लेकिन ये कार्रवाई आप कह सकते हैं कि नीतीश की घेराबंदी की है।